गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आपका दिन मंगलमय हो। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। छत्तीसगढ़ की खबरों का मॉर्निंग डोज लेकर हम हाजिर हैं। छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ होने वाला है और ऐसी कौन सी खबर है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कल से अब तक की सभी बड़ी खबरें आप इस बुलेटिन में देख पाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज रायपुर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव घोषणा पत्र और आरोप पत्र समिति के संयोजक और सदस्य भी से करेंगे चर्चा। विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। अविश्वास प्रस्ताव पर देर रात तक हुई चर्चा। सदन में गूंजा जय श्री राम का नारा। रायपुर में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल जारी। 4 दिन से कर रहे आमरण अनशन। नियमितीकरण की मांग पर डटे हैं संविदा कर्मी। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं। होम आइसोलेशन में इलाज ले रहा मरीज हुआ स्वस्थ। 115 सैंपल्स की जांच में एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में आज किन खबरों पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको बता दें, पहली खबर होगी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर से रायपुर आ रहे हैं। इस दौरान वो बीजेपी के आला नेताओं के साथ बैठक करेंगे और पिछले दौरे में दिए टास्क की समीक्षा भी करेंगे। चुनाव के लिहाज से भी अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी खबर होगी आज से 3 दिवसीय आईएएस कॉन्क्लेव की शुरुआत होगी। 24 जुलाई तक रायपुर में सभी आईएएस जुटेंगे और 24 तारीख को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। तीसरी खबर होगी सर्वविभागीय संविदा कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। संविदा कर्मियों के आमरण अनशन का आज चौथा दिन है। नियमितीकरण उनकी मुख्य मांग है, जिसको लेकर के वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। चौथी खबर होगी छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी है। मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना जताई गई है। और आपको बता दें कि इन चारों खबरों में आज IBC 24 लगातार अपडेट आपको देता रहेगा। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ठीक 15 दिन बाद फिर से आज रायपुर आ रहे हैं। अमित शाह आज शाम को 7:50 में रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आपको बता दें कि वो एयरपोर्ट से सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और संगठन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह पिछली बैठक में दिए निर्देशों की भाजपा नेताओं से परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी लेंगे और इस दौरान कई सारी बातों को लेकर के सभी नेताओं के साथ वो चर्चा भी करेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी ओम माथुर, चुनाव सह प्रभारी मनसुख मांडविया और प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे, बताया गया। और इसी के साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह, बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, अजय जामवाल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी बैठक में अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे। देर रात तक मंथन के बाद कल सुबह 10:45 में दिल्ली के लिए अमित शाह रवाना हो जाएंगे। और इससे पहले इसी महीने के 5 जुलाई को अमित शाह रायपुर में बीजेपी नेताओं की बैठक ले चुके हैं। और चलिए अमित शाह के दौरे की जानकारी को लेकर के हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखा जाए तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के विधानसभा के मानसून सत्र में पूरी तरीके से भाजपा ने सरकार को घेरा है और इसी बीच भाजयुमो का प्रदर्शन भी जोरदार तरीके से देखा गया। और इस बीच अमित शाह का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, क्या कुछ जानकारियां दौरे को लेकर आप तक पहुंची है? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। सदन में विभिन्न मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा। एक ब्रह्मास्त्र होता है विपक्ष का, जो भारतीय जनता पार्टी ने इसका उपयोग किया, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। और सदन के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी का लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर चल रहा है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब यहाँ पर दौरे पर पहुंचे। 1 महीने में दूसरी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और इसके पीछे भी मुख्य उद्देश्य चुनाव
भारतीय जनता पार्टी किस मोड पे चुनाव पे जाएगी, किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होनी चाहिए, संगठन की क्या भूमिका होना चाहिए, यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी क्या भूमिका होना चाहिए, उसको लेकर लगातार जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो लगातार मंथन कर रहे हैं, नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। और आज फिर वो 7:50 में छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और सीधा एयरपोर्ट से वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे, जहां पर हाई पावर कमेटी जो है, स्थानीय नेताओं की जो हाई पावर कमेटी है उसके साथ वो चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश के प्रभारी और चुनाव प्रभारी बनाए गए ओम माथुर वो रहेंगे, सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं मनसुख मांडविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वो रहेंगे, सह प्रभारी प्रदेश के नितिन नवीन रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और संगठन के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, ये प्रमुख नेताओं से वो बातचीत करेंगे। जब वो 5 तारीख को रायपुर पहुंचे थे तो उन्होंने कुछ टास्क, कुछ जिम्मेदारी यहाँ के नेताओं को दी थी, वो नेताओं की प्रोग्रेस, उस टास्क की क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट उसकी जानकारी देंगे। और ऐसी चर्चा है कि जो चुनाव के लिए कमेटियां गठित की गई है, चुनाव घोषणा पत्र समिति बनाई गई है, चुनाव आरोप पत्र समिति बनाई है, इनके संयोजकों और कुछ वरिष्ठ सदस्य उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अमित शाह के दौरा और भारतीय जनता पार्टी का सदन के अंदर और सदन के बाहर का परफॉर्मेंस चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है और ये आक्रामक रूप आगे भी बरकरार रहेगा। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में जाएगी उसको लेकर आज की बैठक में चर्चा होगी। हालांकि 5 तारीख के बाद से लगातार अमित शाह के दौरा की चर्चा आ रही थी, मगर लगातार किसी न किसी कारण से दौरा कटते जा रहा था, मगर अब आज तय हो चुका है कि 7:50 पर वो यहाँ पहुंचेंगे और देर रात तक वो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं से वो चर्चा करेंगे। सुबह भी कुछ नेताओं से चर्चा होगी और सुबह 10:45 मतलब कल सुबह 10:45 में वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल राजेश, अमित शाह ने पहले भी ये कहा था कि वो जब तक चुनाव है, छत्तीसगढ़ में साल चुनाव है और चुनाव तक वो छत्तीसगढ़ हर महीने आते रहेंगे और वैसा इस बार देखा जा रहा है कि 15 दिन में दूसरी बार वो आ रहे हैं। इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण उनका दौरा माना जा रहा है। लेकिन बैठक में बताया जा रहा है कि चुनावी रणनीतियां बनाई जाएंगी और मंथन किया जाएगा चुनाव को लेकर के। और कोई ऐसे विशेष मुद्दे हैं जिनको लेकर के आपको लगता है कि भाजपा के तमाम जो दिग्गज बड़े नेता हैं वो अमित शाह से चर्चा कर सकते हैं? देखिए, चुनाव का समय है और पूर्णतः चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। किस तरह से चुनावी घोषणा पत्र में किन किन मुद्दों को शामिल किया जा सकता है उसको लेकर वो अपनी ओर से दिशा निर्देश देंगे। आरोप पत्र समिति किस तरह से, समिति के सदस्य आरोप पत्र किस तरह से बनाए उस पर समीक्षा करेंगे। और कुल मिलाकर जो अमित शाह का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा है उसमें एक तरह से वो और भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो जितने नेता हैं जो अलग अलग गुटों में बने हुए थे, थोड़ा सा उनमें बिखराव नजर आ रहा था, उनको संगठित करने के पीछे भी यही उद्देश्य माना जा रहा है। और उन्होंने पिछले दौरे में ये संदेश भी देने की कोशिश की थी कि जो संगठन को दी गई जिम्मेदारी, पार्टी के द्वारा दी गई जिम्मेदारी का बिल्कुल गंभीरता से निर्वहन करेगा, पालन करेगा और जो जीतने योग्य होगा उसको टिकट दी जाएगी। तो इस पूरे दौरे का मतलब ये मायने ये निकाले जा सकते हैं, राष्ट्रीय नेताओं की जो सक्रियता है छत्तीसगढ़ में उसके मायने ये निकाले जा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी, घोषणा पत्र में क्या क्या चीज शामिल हो सकता है, कौन जीतने योग्य प्रत्याशी है जिसको टिकट दी जा सकती है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि जितने नेता हैं वो एकजुट होकर रहे। जी बिल्कुल राजेश, लगातार अपडेट आपसे आज दिन भर लेते रहेंगे अमित शाह के दौरे को लेकर के। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं बुलेटिन में छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही देर रात करीब 1:45 बजे तक चली है। आपको बता दें कि इसके बाद मौजूदा सरकार का अंतिम सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 13 से ज्यादा तक पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा चली है। इस दौरान कई बार पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विपक्ष के 109 आरोपों में कोई तथ्य नहीं है और हमारी सरकार ने सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। झीरम घटना पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर फाइटर के लिए आज 5वीं पास नहीं मिल रहा है। 15 साल की सरकार ने बस्तर के लिए कुछ नहीं किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र न मामले की जांच की और न ही करने दिया। जब कोई जांच ही नहीं तो हम सबूत किसे दें। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सीएम के भाषण का विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ये लोग नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ का विकास हो। अविश्वास प्रस्ताव हमने 109 बिंदुओं का सदन में प्रस्तुत किया। अविश्वास प्रस्ताव पर बिंदुवार चर्चा होती है और सरकार के मंत्रियों को अगर वो चर्चा में भाग लेते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी उसका उत्तर देते हैं तो चर्चा के बिंदुओं पर बात होनी चाहिए। जो हमने बिंदु उठाए उस पर वो जवाब दे। पंचम विधानसभा का अंतिम सत्र का अंतिम दिन और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया और ध्वनि मत से वो
अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और सत्ता पक्ष को जहां अपनी बात कहने का मौका मिला और विपक्ष ने जो आरोप लगाए हमारे मंत्रियों ने, हमारे विधायकों ने, उसका माकूल जवाब भी दिया और सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो इस सदन के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को संदेश दिया। छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों के कामकाज की गति और स्थिति कितनी बदहाल है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बजट मिलने के बाद भी 18,500 करोड़ से अधिक का उपयोग नहीं हुआ है। विभागों ने ये राशि वापस लौटा दी है। आपको बता दें कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वर्ष 2022 के लिए जारी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विभागों ने 96% से ज्यादा 17,939 करोड़ की राशि अकेले मार्च महीने में लौटाई है। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ शासन ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान 4,697 करोड़ रुपए का ब्याज भी चुकाया है। सरकार ने बिजली बिल हाफ समेत अलग अलग योजनाओं में सब्सिडी तो दे दी है, लेकिन उनकी राशि बिजली कंपनी को नहीं चुकाई है। और रिपोर्ट के मुताबिक बिजली उत्पादन कंपनी का राज्य शासन पर 4,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है। इधर छत्तीसगढ़ पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग को इनपुट मिले हैं कि प्रदेश में आने वाले चुनावी माहौल के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसा भड़काने का प्रयास किया जा सकता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाने के लिए कहा है और सभी जिलों में सार्वजनिक छवि रखने वाले राजनीतिक व्यक्तियों, नेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं की पोस्ट पर नजर रखी जाएगी। किसी भी तरह के भड़काऊ पोस्ट, तस्वीर वायरल होने पर ग्रुप के एडमिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि सेल और भी सतर्कता रखने के लिए कहा गया है। आपत्तिजनक पोस्ट की सूचना, जानकारी देने वालों की पहचान को गुप्त रखा जाएगा और ऐसे पोस्ट को सर्कुलेट करने वाले पेज प्रोफाइल व्हाट्सएप ग्रुप के ऑपरेटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जो पोस्ट है उसके ऊपर ही पुलिस की नज़र रहे। कुछ ऐसे फॉरवर्ड्स, ऐसे पोस्ट की जानकारी मिलती है जिससे सौहार्द बिगड़ने की संभावना हो, तो उस पर पुलिस तत्काल कार्रवाई कर पाए, लोगों को समझा पाए, तो उसके लिए निर्देशित किया गया है कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल जो ज़िले में है उसको और सशक्त बनाया जाए। तो चुनावी साल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखे जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं मनेन्द्रगढ़ से अगली खबर आपको दिखाते हैं, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समय पर इलाज नहीं होने से एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। नाराज परिजनों ने देरी से पहुंचे सीएमएचओ के साथ झूमा झटकी की और इसके बाद सीएमएचओ पुलिस के साथ कोतवाली पहुंचे, जहां उन्हें एक कमरे में रखा गया। और इस तरफ अस्पताल में हुई घटना के बाद वहां कार्यरत स्टाफ लामबंद हो गए हैं और स्टाफ के लोग अस्पताल छोड़कर अपने घर चले गए और मरीज भगवान भरोसे भर्ती रहे। जहां मौके का जायजा भी लिया है हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता ने। मनेन्द्रगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुए हंगामे के बाद वहां के स्टाफ में जो है सुरक्षा को लेकर के जो है चिंता जो सताने लगी है। जिस तरह से सीएमएचओ डॉक्टर सुरेश तिवारी को अस्पताल परिसर से कोतवाली तक दौड़ाया गया, उनके साथ जो है झूमा झपटी की गई, उसके बाद से वहां के जो स्टाफ हैं उनमें जो है काफ़ी नाराजगी, और देख सकते हैं वो अस्पताल छोड़ करके अपने अपने घर की ओर निकले हुए हैं। हम इनसे सीधी बात करेंगे कि आखिर वो अस्पताल छोड़ करके घर क्यों जा रही है। आप बताइए, जिस तरह से घटना हुई है, आप लोग अस्पताल छोड़ के घर जा रहे हैं, क्या कारण है? हमारे में दहशत फैली हुई है क्योंकि आज जो सीएमएचओ सर के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। हम तो यहाँ अकेले रहते ना, हमें कोई एक गार्ड, पुलिस गार्ड दिया जाता है। वो तो उनके परिजन इतने आक्रोशित है कि यहाँ आके मारपीट हम पे कर सकते हैं, इसलिए हमें दहशत में है और हम जा रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को, आप लोग ऐसे में काम कर पाएंगे? आप लोग जिस तरह से घटना हो रही है, क्या लगता है आपको? हमको यहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं, मतलब सुविधा नहीं दी जाएगा। इस कारण हम लोग को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम लोग को ड्यूटी करना मतलब सुरक्षित नहीं है, तो नहीं करना चाहिए यहाँ पे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है इस तरह की जो स्थिति बनी हुई है, क्या कहेंगे आप लोग? हम यहाँ पे ये कहेंगे कि हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, और जब हमारे सर को खतरा है तो हम क्या बोल सकते हैं। तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जिस तरह से घटना हुई, अभी आप लोग घर जा रहे हैं क्या अस्पताल स्टाफ छोड़ करके? जी सर, यही सोचे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए घर जा रहे हैं। तो अभी अस्पताल में कोई है या नहीं है? अभी कोई नहीं है। तो अभी मरीज कितने भर्ती हैं, उनको कौन देखेगा कुछ होगा तो? जब हम सेफ नहीं रहेंगे तो मरीज को कौन देखेगा? हम लोग राउंड करके आए हैं और मरीज का पूरा मतलब जो इंजेक्शन था पूरा लगा के आए हैं और मरीज को बता दिए हैं कि हम तो ऊपर नहीं आ पाएंगे, अकेले हैं यहाँ, ना गार्ड की सुविधा है ना किसी चीज़ की, हमें भी डर लग रहा है ऊपर आने में। अभी जैसे कुछ होता है मरीज के साथ तो क्यों उसके जिम्मेदार कौन होगा? जिस तरह से अगर कुछ यहाँ की जनता होगी।
तो आप देख सकते हैं कि जो स्टाफ है वो सुरक्षा के कारण जो है वो घर जा रहा है और अस्पताल में वर्तमान में कोई भी स्टाफ नहीं है और उनका कहना है कि जो भी कुछ वहाँ पे घटना होगी उसकी जो जिम्मेदार जनता होगी। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़। अगली खबर भी मनेंद्रगढ़ से ही है, जहां पर हिंदू जागरण मंच ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा दावा किया है। हिंदू जागरण मंच ने पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक विमल तिर्की पर ग्रामीणों को बरगलाकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है और हिंदू जागरण मंच से जुड़े सदस्यों को भी प्रलोभन देने की बात कही है। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष ने कहा कि 2 नाबालिग के साथ आरोपी आरक्षक भलौर, चैनपुर, चनवारी डाट सहित आसपास के इलाकों में घूम घूम कर धर्मांतरण करा रहे हैं और परेशानी को दूर करने के नाम पर आरोपी लोगों को चर्च बुलाता है। तो आपकी जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी, आपकी जो खेती बाड़ी है वो खराब हो जाएगी, जो बीजा आपने लगाया है अपने खेत में वो नष्ट हो जाएगा और आपके घर में महामारी जैसी काफी सारी समस्या आ जाएगी, घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी। इस तरीके से जो पूरे जो बस्ती है पूरी ग्राम भलौर की, उस तरीके से लोगों को बरगलाया जा रहा था। एसपी साहब ने इस पर शिकायत हमारी ले ली थी, लेकिन आज 10 दिन होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। स्पष्टीकरण लेने के बाद उस पर प्राथमिक जांच भी आदेश की गई थी। 17 तारीख को आदेश किया जा चुका है। 1-2 दिन में जांच पूरी हो जाएगी, आरोप तय हो जाएंगे, क्या जांच के निष्कर्ष बिंदु आते हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसमी बीमारियों का कहर कई जिलों में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बिलासपुर के चांटीडीह और मस्तूरी में डायरिया का कहर जारी है और अब तक इस बीमारी के चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 250 से ज्यादा बीमार हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। वहीं गरियाबंद में मलेरिया ग्रामीणों पर कहर बनकर टूट पड़ा है। कल ही मलेरिया से 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर के कंजक्टिव वायरस का कहर भी देखा जा रहा है। बीमारी की वजह से आंख लाल हो जाती है। और चलिए अब बात करते हैं आईटी और ईडी की छापेमार कार्रवाई की। बिलासपुर में आईटी और ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही है। आईटी की टीम बीते 4 दिन से शहर में डटी हुई है। यहाँ आईटी की टीम ने सत्या पावर और एक कॉन्ट्रैक्टर के ठिकानों पर दबिश दी है। इनके निवास, दफ्तर और फैक्ट्री में आईटी ने छानबीन की है। संबंधितों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग सहित टैक्स चोरी की शिकायत भी हुई है और दूसरी तरफ ईडी की टीम ने भी शहर के अलग अलग लोकेशन पर दबिश दी है। बताया जा रहा है कि यहाँ ईडी के निशाने पर कुछ कारोबारी है। जानकारी के मुताबिक यहाँ ईडी ने रामा वैली स्थित संजय शेंडे के मकान और अंबा प्लाजा स्थित साई इंटरप्राइजेस पर छापा मारा है। संजय सोलर पैनल का काम करते हैं और हाल ही में उन्होंने रीसेल में यहाँ मकान खरीदा है। बताया जा रहा है कि संजय कोल से जुड़े किसी बड़े व्यापारी के लिए भी काम करते हैं। बहरहाल आईटी और ईडी की टीम अलग अलग ठिकानों पर छानबीन में लगी हुई है। इधर केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज की सुविधा दी है और इसके लिए सभी हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं। लेकिन रायगढ़ जिले में अभी भी तकरीबन 5 लाख हितग्राहियों के कार्ड ही नहीं बन पाए हैं। आपको बता दें कि पहले सर्वर में तकनीकी दिक्कतें आने और उसके बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे में हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा का इसमें यह कहना है कि राज्य सरकार केंद्र की हर योजना के प्रति उदासीन है। वहीं आयुष्मान योजना के नोडल अधिकारी की माने तो जिले में सारंगढ़ के आंकड़े मर्ज होने की वजह से पेंडेसी अधिक नजर आ रही है। रायगढ़ जिले में लगभग 80% हितग्राहियों के कार्ड जनरेट हो चुके हैं। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से कार्ड बनने का काम प्रभावित हुआ है। 14,70,000 लोगों को इस कार्ड का लाभ मिलना था, किंतु रायगढ़ जिले में आज भी आयुष्मान कार्ड बनाने में कोई रुचि नहीं है। आज भी 6-6.5 लाख कार्ड ही बन पाए हैं, जिसके वजह से हजारों लोग, लाखों लोग इस स्वास्थ्य सुविधा से वंचित। थोड़ा हड़ताल होने की वजह से थोड़ा सा प्रगति में कमी आ गई है। अभी तक के हमारा 78% काम हो चुका है हमारा, और हम लोग स्टेट पे टॉप 10 पे हैं हमने। अगली खबर राजधानी से आपको दिखाते हैं, जहां रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में टॉपर स्टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें यूपीएससी परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स के डर को दूर करने की कोशिश की गई। और इस टॉपर स्टॉक में यूपीएससी परीक्षा 2022 की टॉपर इशिता किशोर, गरिमा लोहिया और कनिका गोयल के साथ कई टॉपर्स ने अपने अनुभव साझा किए। टॉपर्स ने बताया कि सफलता हासिल करने के लिए तब तक मेहनत करना जरूरी है जब तक लक्ष्य हासिल न हो। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं में पढ़ाई के लिए माहौल बनता है। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने अपनी बात रखी और कहा कि यूपीएससी परीक्षा के लिए लगन और समर्पण की जरूरत है। और उसके बाद फिर मैं अपने अटेम्प्ट्स
हमारा उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ से ज़्यादा लोग इस परीक्षा में सम्मिलित हो और उनका परसेंटेज भी बढ़े। सिलेक्शन अभी पिछले कुछ सालों से बढ़ रहे हैं, परंतु जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए उससे भी और अपेक्षा है। ऐसे 6 लोग हैं जिसमें से रैंक 1 रैंक 2 भी हैं, उनको बुलाया गया है। उन्होंने एस्पिरेंट्स को एड्रेस किया है और उनके क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी क्वेश्चंस को भी उनको एड्रेस कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों को और एक्सपोजर मिले और यहाँ के लोगों का मोटिवेशन बढ़े। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।